नमस्कार, खबर एक मिनट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हर खबर की पूरी विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ एक मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गिरफ्तारी हुई थी। आग लगने पर घबराएं नहीं, अपने को आग से दूर रखें और अविलंब फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दें ताकि समय पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड आग पर काबू पा सके। घटना की सूचना स्थानीय थानों को भी दी जा सकती है। कई थानों में फायर ब्रिगेड उपलब्ध कराए गए हैं। अग्निशमन विभाग नवादा में पटाखों से अगलगी की घटना को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है। अग्निशमन पदाधिकारी अपनी टीम के साथ शहर के कई इलाकों में लोगों को आग पर काबू पाने के तरीकों की विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं। अधिकारियों ने इस दौरान फायर सेफ्टी के सही तरीके से प्रयोग को बताया। साथ ही कहा कि फायर सेफ्टी का प्रयोग कर आग पर तत्काल काबू पाया जा सकता है। इस क्रम में मॉक ड्रिल का प्रदर्शन कर अग्निशमन विभाग की टीम ने लोगों को आग लगने के कारणों और उन पर काबू पाने के उपाय बताए। अधिकारियों ने पटाखे जलाने के वक्त बरती जाने वाली सावधानियों की भी जानकारी दी और आसपास के मोहल्लों में इस जानकारी को शेयर करने की अपील की। धनबाद जिले के कोलियरी क्षेत्रों के आसपास के गांव में लगातार भूधसान गैस रिसाव हो रहा है। रविवार को धर्माबांध ओपी अंतर्गत आमटाल बस्ती के पास सड़कों पर अचानक दरारें आ गईं। दरार आने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। लगभग आधा किलोमीटर सड़क पर जगह जगह बड़ी दरारें हो गई हैं। इन दरारों से जहरीली गैस की भी गंध आ रही है। घटना की सूचना पर स्थानीय बीसीसीएल प्रबंधन ने पहुंचकर घटना की जांच की। फिलहाल घटना का कारण इलाके में मौजूद भूमिगत आग का होना बताया जा रहा है। इस इलाके को सील करने की तैयारी चल रही है, जिससे डोमागढ़ा, धर्माबांध ओपी, आमटाल सहित दर्जनों बस्ती में आवागमन प्रभावित हो सकता है। भूधसान हो गया है। आम बागान ग्रामीण क्षेत्र है, तेतुलिया पंचायत में आता है। अब पूरा भयावह स्थिति हो गया है, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी दुर्घटना हो सकता है। बीसीसीएल क्षेत्र में भूधसान और गोफ बनने की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। इससे कई बार लोगों की जान भी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। बेतिया के शिकारपुर थाना क्षेत्र से एक 16 साल की छात्रा की हत्या का मामला सामने आया है। हसनापुर गांव के मदरसा इस्लामिया के क्लासरूम से छात्रा का शव बरामद किया गया। शव मिलने के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि दुष्कर्म के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के अनुसार मृतक छात्रा शनिवार की रात 10 बजे शौच के लिए निकली थी, लेकिन घर लौटकर वापस नहीं आई। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला, जिसके बाद आज सुबह ग्रामीणों ने उसके शव को हसनापुर के एक मदरसे में देखा, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही शिकारपुर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन कर रही है। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति के समीप ट्रक चालकों से लूटपाट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार की देर रात बदमाशों द्वारा बाजार समिति में जम्मू कश्मीर से फल लेकर पहुंचे चालक से चाकू के बल पर फिर से लूटपाट की गई। यही नहीं, विरोध करने पर शरीर पर कई जगहों पर चाकू से हमला कर दिया गया। हमले में ट्रक का चालक घायल हो गया। घटना के विरोध में रविवार की सुबह बाजार समिति के समीप हाईवे को जाम कर दिया गया। ट्रक चालकों और कारोबारियों द्वारा पुलिस के खिलाफ आक्रोश जताया गया। उग्र लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। सूचना पर अहियापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर जाम खत्म किया। हालांकि इस दौरान लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लगातार बाजार समिति में ऐसी घटनाएं हो रही है, मगर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिसका नतीजा है कि बदमाशों के हौसले बुलंद है। त्योहारों की भीड़ में अपराधी तत्व भी सक्रिय हैं। खगड़िया जिले के गोगरी थाना क्षेत्र से ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां जमालपुर बाजार में शनिवार को एक ज्वेलरी शॉप में हाथ साफ करने वाली 2 शातिर युवतियों को पकड़ा गया।
सोने के जेवरात चुराने वाली युवतियों के पकड़े जाने की खबर लोगों को हुई तो ज्वेलरी शॉप के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवतियों को महिला पुलिस के साथ पूछताछ के लिए थाने ले गई। खरीदारों की भीड़ का फायदा उठाते हुए दो युवतियां पहले जमालपुर बाजार के कन्हैया ज्वेलर्स शॉप में गई और वहां से सोने का मांगटिका चुरा लिया। इसके बाद दोनों युवती सागर ज्वेलर्स शॉप में गई तो दुकानदार ने चोरी करते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। कन्हैया ज्वेलर्स के संचालक ने बताया कि मेरी दुकान से भी दोनों युवती ने सोने का मांगटिका चुराया है। इसका प्रमाण दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। एनजीटी की आपत्ति के बाद बिहार सरकार ने पटना समेत 6 जिलों में बालू घाट की होने वाली नीलामी पर रोक लगा दी है। सरकार का आदेश था कि जब तक घाटों की नीलामी का काम पूरा नहीं होगा तब तक बालू का खनन पूरी तरीके से बंद रहेगी। लेकिन राजधानी पटना में सरकार की नाक के नीचे दीघा घाट के बगल में जेपी सेतु के नीचे बालू का अवैध खनन जोरों पर जारी है और इसे देखने वाला कोई नहीं। ये हाल तब है जब जेपी सेतु से अधिकारी से लेकर मंत्री तक गुजरते हैं। दीघा थाना भी बगल में है, लेकिन किसी को भी ये तस्वीर नहीं दिख रही। जिस बालू के अवैध खनन में कई अफसर नप गए, उस बालू के खनन को लेकर माफियाओं में कोई खौफ नहीं है। भवन निर्माण चाहे निजी हो या सरकारी, बालू के बिना किसी का काम चलने वाला नहीं। अभी इसके खनन से लेकर वितरण तक की दोषपूर्ण व्यवस्था से बालू की किल्लत है। बालू माफिया से 60 गार्ड पर 2 एसपी समेत दर्जनों पुलिस अफसरों का स्थानांतरण, निलंबन और जेल भेजने की कार्रवाई हो चुकी है। सैकड़ों माफिया भी जेल जा चुके हैं, लेकिन अवैध उठावा बंद नहीं हुआ। झारखंड राज्य निर्माण के 22 साल बाद भी लोहरदगा जिला विकास की रोशनी से कोसों दूर है। यहाँ आज भी लोग बांस के नाव के सहारे नदी पार करने को मजबूर है। दरअसल जिला मुख्यालय से कैरो प्रखंड को जोड़ने वाली सड़क बंडा नदी तक ही है। साल में 6 महीने इस नदी में पानी रहता है। ऐसे में नदी पार करने के लिए लोग बांस से बने नाव का सहारा लेते हैं। इस नाव से नदी पार कराने के लिए प्रति व्यक्ति 10 रुपए का शुल्क लिया जाता है। वहीं अगर गाड़ी भी साथ हो तो 10 रुपए अलग से लिए जाते हैं। प्रखंड मुख्यालय और बाजार नदी के दूसरे किनारे पर है। ऐसे में हर दिन करीब 300 से 400 लोग इसी नाव के सहारे नदी पार करते हैं। इस नदी पर पुल निर्माण कार्य 12 साल से अधूरा है। पुल के पिलर भी अब जर्जर हो गए हैं। इधर ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी पुल निर्माण के लिए सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं, जिससे लोग जान हथेली पर रखकर नदी पार करने को विवश हैं। एक गांव ऐसा है जहां के लोगों के लिए गंदा पानी पीना मानो एक अभिशाप बन गया है। चारों दिशा से जंगल से घिरे इस गांव को प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने भी अछूता कर रखा है। गांव के लोग गंदा, दूषित, मटमैले पानी को छानकर वर्षों से पीते आ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पेयजल के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तीसरे प्रखंड में है ये गाँव, जिसका नाम है लक्ष्मी बथान। गांव में अभी भी पीने के पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। गांव से 2 किलोमीटर दूर इस नाले से लोग पानी लेकर जाते हैं। इसी नाले से गांव के लोग भी प्यास बुझाते हैं और जानवर भी। गांव में सड़क और स्कूल भी नहीं है। यहाँ के लोगों ने पानी की समस्या से कई बार सरपंच और अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। झारखंड के आदिवासी इलाकों में पानी की बड़ी किल्लत है। यहाँ लोग सालों से इस समस्या का सामना करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। यहाँ लोगों को खाने के लिए तो राशन मिल भी जाता है, लेकिन पानी की समस्या बनी रहती है। गांव से गुजरने वाली सड़क के गड्ढों से ग्रामीणों का आना जाना दुश्वार हो गया था। कई बार गांव से लेकर ब्लॉक तक गुहार लगाई गई। जब उम्मीद सड़क बनने की नजर नहीं आई तो ग्रामीणों ने आपस में तय किया और चंदा एकत्र कर श्रमदान करके बना डाली सड़क। मामला साहेबगंज के तालझरी पंचायत का है, जहां ग्रामीणों ने खुद से ही सड़क बना डाली। पीएम आवास के लिए मटेरियल लाना मुश्किल हो रहा था। सड़क के लिए ग्रामीण परेशान थे। ऐसे में ग्रामीणों ने खुद सड़क बनाने की ठान ली। महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार गांव से जोड़ने वाली सड़क तैयार हो गई। सड़क भले ही मिट्टी और पत्थर से बनी हो, लेकिन सड़क से वाहन गांव तक पहुंच सकता है। लाभुकों की मेहनत से आज सीमेंट, गिट्टी, बालू और छड़ उनके घर तक पहुंच रहा है। ये सब संभव तब हुआ जब हर रोज ग्रामीण फावड़ा लेकर श्रमदान करने पहुंच जाते। सामूहिक रूप से लिए गए निर्णय ने आखिर रंग लाया और गड्ढों वाली सड़क अब चलने लायक हो गई।
पटना में छठ महापर्व की तैयारी में श्रद्धालु से लेकर प्रशासन की टीम जोर शोर से लगी हुई है। खुद डीएम चंद्रशेखर सिंह मोर्चा संभाले हुए हैं। उन्होंने अगले 2 दिनों में पटना के तमाम घाटों को ठीक कर सुरक्षा की व्यवस्था बहाल करने के निर्देश दिए। घाटों पर बद इंतजामी देख डीएम को गुस्सा आ गया और उन्होंने जल्द से जल्द इसे दुरुस्त करने के निर्देश दिए। छठ महापर्व के लिए गंगा के दूसरे घाटों को भी तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है। पहले इन घाटों पर जाने के लिए 1.5 से 3 किलोमीटर तक पैदल चलना होता था, तब जाकर गंगा मैया के दर्शन होते थे। लेकिन इस बार गंगा में पानी होने की वजह से लोगों को पैदल भी कम चलना पड़ेगा। हालांकि इधर कुछ दिनों से गंगा के जलस्तर में लगातार कमी हो रही है। पटना प्रशासन ने जेपी सेतु के पूरब और पश्चिम 3 किलोमीटर लंबा तक बेहतरीन घाट तैयार किया है। जेपी सेतु के नीचे पहली बार प्रशासन की ओर से सड़क बनवाई गई है। पानी के अंदर बांस बल्ला लगाने का काम लगभग अंतिम दौर में है। मच्छरों से बचाव के लिए इंसानों को मच्छरदानी प्रयोग करते हुए तो आपने सुना होगा, लेकिन मधुबनी के कई गांवों में मच्छरों से बचाव के लिए मवेशियों को भी मच्छरदानी लगाई जा रही है। ये सुनने में भले ही अटपटा लगे, लेकिन बिल्कुल सही है। ये इंसानियत के साथ साथ मवेशियों के प्रति पशु पालकों के लगाव को दर्शाता है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। यह अन्य पशु पालकों के लिए नजीर है, जिसका अन्य गांवों में भी अनुसरण होने लगा है। कोसी इलाके में हजारों एकड़ जमीन करीब सालों भर पानी में डूबा रहता है, जिससे यहाँ के पशुपालक एक और जहाँ हरे चारे के कमी से परेशान रहते हैं, तो वहीं मच्छर और कीड़े मकोड़े से दुधारू पशुओं को सुरक्षित रखने की बड़ी चुनौती भी इनके सामने हमेशा बनी रहती है। मथुरा के पेड़े का नाम तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी नालंदा के एंगरसराय प्रखंड के छोटे से कस्बे निश्चलगंज का पेड़ा खाया है? मथुरा ही नहीं, खोआ से बनी मिठाइयाँ बिहार में भी बहुत लोकप्रिय हैं। बिहार में नालंदा के निश्चलगंज के पेड़े भी उनमें शामिल हैं। यहाँ के पेड़े इस कदर प्रसिद्ध है कि मगही भाषा में अलंकार के रूप में प्रयुक्त होता है। पेड़े के लिए निश्चलगंज नालंदा में एक ट्रेडमार्क है, जो बिहार के साथ ही दूसरे देश में भी प्रसिद्ध हो चुका है। नालंदा भ्रमण के लिए जाते हैं तो आपको बिहार शरीफ से एंगरसराय हाईवे पर एक छोटा सा कस्बा मिलेगा, जहां पेड़ा खरीद सकते हैं। ये बसों से लेकर छोटी कारों में खूब बेचे जाते हैं। यहाँ से गुजरने वाले लोग यहाँ का पेड़ा बतौर संदेश खरीदते हैं। शुद्ध खावे में कम चीनी की मात्रा देकर बनाई जाती है। यही कारण है कि यहाँ के पेड़े की स्वाद ही कुछ अलग है। आधुनिक युग के दौर में गांव की परंपरा तेजी से विलुप्त होती जा रही है। खासकर नालंदा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका असर काफी देखने को मिलता है। उन्हीं में से एक है कंसार। पहले लोग भूजा भुजवाने के लिए कंसार का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब बाजारों में पैकेट वाला भूजा या आधुनिक मिल से लोग भूजा मंगवाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से अब कंसार का चलन समाप्त होने के कगार पर है। कंसार कानू समुदाय के लोगों की जीविका का साधन भी था, लेकिन बदलते दौर ने कानू समुदाय के लोगों के जीविका पर भी ग्रहण लगा दिया है। हालांकि कुछ लोग परंपरा का पालन कर रहे हैं और बताते हैं कि पीढ़ियों से यह काम हमारे परिवार में होता रहा है, इसलिए कर रही हूँ ताकि परिवार को कुछ मदद मिल जाए। भारत में परंपरा और आधुनिकता विरोधाभास के रूप में मौजूद है। विकास की योजनाओं में परंपराओं को बाधक मान लिया गया, जिसका असर हुआ कि कई रोजगार खत्म होने के कगार पर आ गए। कंसार भी उनमें से एक है। छठ महापर्व के लिए गंगा घाटों को तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है। इनमें सबसे बड़े और बेहतरीन घाट के रूप में 3 जुड़वा घाट शामिल हैं। पहले जेपी सेतु के पूरब, दूसरा राजापुर पुल और पहलवान घाट, तीसरा कलेक्ट्रेट और महेंद्रू घाट। इन्हीं घाटों पर सबसे ज्यादा भीड़ लगती है। इन घाटों पर जाने के लिए 1.5 से 3 किलोमीटर तक पैदल चलना होता था, तब जाकर गंगा मैया के दर्शन होते थे। लेकिन इस बार गंगा में पानी होने की वजह से लोगों को पैदल भी कम चलना पड़ेगा। कुछ दिनों से गंगा के जलस्तर में लगातार कमी होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। प्रशासन ने जेपी सेतु के पूरब और पश्चिम 3 किलोमीटर लंबा बेहतरीन घाट तैयार किया है। जेपी सेतु के नीचे पहली बार प्रशासन की ओर से सड़क बनाई गई है। पानी के अंदर बांस बल्ला लगाने का काम शुरू हो गया है। किस तरीके से छठ घाटों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। रायपुर में चल रहे 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का समापन हो गया। इस नृत्य महोत्सव में झारखंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विवाह संस्कार की श्रेणी और अन्य पारंपरिक त्योहार श्रेणी में अव्वल स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में विवाह संस्कार की श्रेणी में झारखंड को प्रथम स्थान मिला। इसमें झारखंड के आदिवासी डांसर्स को 5 लाख का चेक, शील्ड और प्रमाण पत्र दिए गए। वहीं अन्य पारंपरिक त्योहार श्रेणी में झारखंड के प्रसिद्ध छऊ नृत्य को प्रथम स्थान मिला। इसमें छऊ नर्तकों को 5 लाख का चेक, स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र दिया गया। आदिवासी महोत्सव के जरिए गीत, संगीत, नृत्य और संस्कृति को एक मंच पर पेश किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने इस मौके पर कहा कि आदिवासी महोत्सव के माध्यम से हमने गीत, संगीत, नृत्य और संस्कृति को एक मंच पर पेश करने का काम किया है ताकि समाज को ये कार्य दिखा सके। योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है, विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। हमारी बदलती जीवन शैली में योग चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ सिमडेगा में योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। कोविड काल के कारण घरों में कैद बच्चों को तनाव दूर करने में मदद मिल रहा है। जिला योग एसोसिएशन ने प्रकृति की खूबसूरती के बीच योग करवाया। कलकल बहती ये सिमडेगा के बसतपुर स्थित शंख नदी है। यहाँ चारों तरफ मनोरम दृश्य के बीच बहती संगीतमयी जलधारा के साथ चट्टानों पर बैठकर बच्चे योग करते दिखे, जो कि प्रकृति सुंदरता के बीच एक अनोखी सुखद तस्वीर पेश कर रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गंगा नदी के उफान पर आने से कई रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ गई। पहाड़ों पर बारिश और नरौरा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद गंगा नदी का पानी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया, जो उसके आसपास मौजूद इलाकों में भी घुसने लगे। पानी भी थोड़ा नहीं, इतना कि लोग घुटनों तक पानी में डूब जाएं। वहां के एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें सड़कें कहीं गायब दिखी और पानी ने वहां के लोगों की ऐसी मुसीबत बढ़ाई कि वो अपना घर छोड़कर वहां से जाने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि उनके घरों में भी पानी घुस गया। इन हालात में कोई अकेले तो कोई अपने पूरे परिवार के साथ सुरक्षित जगहों पर जाता दिखा। जिनकी व्यवस्था है वो अपने दूसरे घरों में जा रहे हैं, जिनकी नहीं है वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करेंगे। ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों के न केवल घरों में तबाही मची, बल्कि उनके खेत भी पानी की भेंट चढ़ गए। दरअसल बात यह है कि लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से गंगा नदी उफान पर है, जिसको देखते हुए कई जिलों को सावधान कर दिया गया है। साथ ही जिला प्रशासन ने पीएसी की 2 टीमें और जल पुलिस की वहां तैनाती कर दी है, जो हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में ईस्ट कोस्ट रेलवे की ओर से कलिंगा रेल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। खास बात यह है कि उद्घाटन के दिन से ही इस रेल म्यूजियम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। कलिंगा रेल म्यूजियम में दक्षिण बस्तर स्थित लौह अयस्क संपदा की धनी बेलाडीला की पहाड़ियां और किरंदुल कोत्तावालसा रेल लाइन का मॉडल भी प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ ही ईस्ट कोस्ट रेलवे के इतिहास और देश की तरक्की में इनके योगदान की तस्वीरें भी यहां प्रदर्शित की गई हैं। रेल म्यूजियम में ऐतिहासिक दस्तावेज भी रखे गए हैं ताकि लोग रेलवे के सफरनामा से रूबरू हो सके। Very important purpose was that we will bring out the history of the freedom movement in this part and the role of railways in that freedom movement in Odisha and nearby territory. कितने सभी नए टेक्नोलॉजी जो आए हुए हैं वो कहाँ से है वो सब हमें पता चला, और कितने महान लोग इधर आकर रेलवे को आए थे और कितने चीज़ें यूज़ हुए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर एक विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाई जाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। – 2011 में अमूल ने वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की जीत का जश्न मनाया।
2 अप्रैल 2011 को वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच मुंबई में भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया। भारत ने श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया। 1983 के बाद भारत ने दूसरी बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया। अमूल ने जीत के स्वाद का संदेश दिया। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। पर ब्रेक पर जाने से पहले जानते हैं चल रहे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के कल के मैच का हाल।